नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कथाकार उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद उसके विश्लेषण के द्वारा हम उसका मूल्यांकन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो कहानी की कथा वस्तु है उसका जो सार है वो हम अपने शब्दों में लिख पाएंगे और उनमें जो लोकोक्तियाँ मुहावरों का प्रयोग है उसको बता पाएंगे और जो कथा वस्तु है उसका विश्लेषण कर सकेंगे, उसके पात्रों और चरित्रों का चित्रण कर सकेंगे और वहाँ की जो देश काल और वातावरण है, जो परिवेश है, वहाँ की पृष्ठभूमि बता पाएंगे और साथ ही इस कहानी की भाषा और शैली है उसकी विशेषताओं को भी हम बता पाएंगे। उषा प्रियमवदा जो कि नई कहानी आंदोलन से जुड़ी लेखिका है और इनका जन्म 1930 में कानपुर में हुआ था और इन्हीं की समकालीन जो अन्य लेखिकाएं हैं उसमें हैं कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा आदि। तो उषा प्रियमवदा इन्होंने अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन भी किया और इनको फुल ब्राइट छात्रवृत्ति मिली और फिर वह पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई और जहां से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई की और उसके बाद विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इनकी अन्य रचनाओं में इन्होंने उपन्यास भी लिखे और कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। उपन्यासों में जिनमें प्रमुख हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, वनबाज, रुकोगी नहीं राधिके। तो इनका जो लेखन है वो शहरी मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों में जो तनाव और संघर्ष है उसको इन्होंने बड़े संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। तो कहानी के सार रूप में हम देखेंगे कि इनमें जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू जो कि एक रिटायर्ड व्यक्ति है और उनके अकेलेपन की इसमें कहानी दिखाई गई है। तो गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होकर के अपने घर परिवार के बीच लौटते हैं जहां उनकी पत्नी और उनका विवाहित बेटा अमर और उसकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहते हैं। तो गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही जो व्यवस्था है उसमें कहीं विघ्न पड़ता है। तो वे जिस भावात्मक स्वागत की उम्मीद करके अपने घर लौटते हैं और वैसा कुछ नहीं होता है और उसके विपरीत उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके आने से उनका जो निजी जीवन है परिवार के लोगों का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। तो पिता होने के नाते वे अपने बच्चों से जिस ममत्व की आशा करते हैं वह उनको नहीं मिलता है और उस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती है और बाद में बहू के ऐतराज करने पर उनसे बिना पूछे एक कोठरी या स्टोर रूम में उनकी चारपाई लगा दी जाती है जहां टीन के कनस्तर पड़े हुए होते हैं, अचार के डिब्बे पड़े हुए होते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी शिकायत करती है कि घर के कामकाज में ना उनकी बेटी मदद करती है और ना ही उनकी बहू, जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी वे देते हैं तो इसको वो कोई पसंद नहीं करता है और घर के खर्च को सीमित करने के लिए जब वे नौकर को भी छुट्टी दे देते हैं तो इसे उनकी दखलंदाजी समझा जाता है और अपने इस परिवार के रूखे व्यवहार से उनको बहुत आघात लगता है और उनको आत्मग्लानि होती है और सबसे बड़े दुख की बात यह होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भाग कर के आए थे और वे रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे तो इस निराशा में वे वापस उसी छोटी सी जगह लौट जाना चाहते हैं क्योंकि वह अपने पत्नी और बच्चों के बीच में उनका जो अकेलापन है कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और जहाँ वे नौकरी करते थे वहाँ एक उनका सेवक या नौकर हुआ करता था जो इनके खाने का और प्रबंध करता था। उसका नाम गणेश ही था। तो उसकी उनको बड़ी याद आती है कि वो ट्रेन के आने का जो समय है वो आगे पीछे हो सकता था, लेकिन गणेश जी जो है अपने समय का पाबंद था और उनके कहने से पहले ही उनको सब काम करके दे देता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को उनको चीनी मिल में जब नौकरी मिल जाती है तो वह अपने पत्नी को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह भी इनकार कर देती है और वो अकेले ही वापस लौट जाते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद जो गजाधर बाबू है उनके घर की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं वह आश्चर्यजनक कर देने वाली है और इस बात की उनको बिल्कुल भी आशा नहीं रहती है कि उनको अपने ही घर में अपनों से ऐसी उपेक्षा मिलेगी और धीरे धीरे वे अपने घर के मामलों से अपने आप को अलग कर लेते हैं और अंत में वे घर छोड़ करके किसी और नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो कहानी की जो कथा वस्तु है उसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि इसकी रचना किस लिए की गई है या क्यों की गई है, किस उद्देश्य के कारण की गई है। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखिका है वो ये कहना चाहती है कि उसे कहने के लिए उसने कथानक को किस प्रकार विकसित किया है और इस दृष्टि से ये जो कहानी है इसका हम केंद्रीय भाव या कथा वस्तु है वो समझेंगे। तो इस कहानी में एक सेवानिवृत्त जो रेलवे कर्मचारी है गजाधर बाबू उनकी कहानी है, लेकिन इस कहानी में ये नहीं बताया गया है कि वो किस पोस्ट पर या किस पद पर थे और किस तरह का वे काम करते थे। लेकिन कहानी में ये जरूर बताया गया है कि उनकी जो पोस्टिंग है वो आमतौर पर छोटे स्टेशनों पर होती थी और ऐसा लगता है कि वो शायद स्टेशन मास्टर रहे होंगे। तो स्टेशन मास्टर का जो पद है जिसमें उन्होंने 35 साल तक रह करके अपनी सेवाएं दी। तो ये जो कहानी है वो छोटे छोटे प्रसंगों से निर्मित है और इसमें से कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो असामान्य हो, लेकिन इन सामान्य प्रसंगों से ही कहानी में गजाधर बाबू का अकेलापन बहुत ही तीव्रता से उभर कर आता है और वे किसी न किसी रूप में घर छोड़ने के लिए मजबूर होते दिखाई देते हैं। तो ये जो कहानी है या जो कथा वस्तु है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले भाग में गजाधर बाबू का रिटायर होकर अपने घर लौटने से संबंधित जो प्रसंग है और यह भाग थोड़ा सा छोटा है, लेकिन घर परिवार के बीच लौटने का जो उल्लास है उसको इसमें प्रकट किया गया है। और जो दूसरा भाग है उसमें कहानी का विकास होता है और गजाधर बाबू अपने घर परिवार वालों के साथ रहने से जुड़े प्रसंग को याद करते हैं। तो इन प्रसंगों के माध्यम से गजाधर बाबू का अपने ही परिवार से होने वाले उपेक्षाकृत जो व्यवहार है उनसे वे खिन्न होते हैं और तीसरे भाग में वह वापस उसी छोटी सी जगह लौट जाने का निर्णय लेते हैं और जहाँ से वे लौट करके आए थे। तो इस तरह गजाधर बाबू की नौकरी से पहली वापसी और घर से दूसरी वापसी में ये कहानी का जो कथानक है वो पूरा होता दिखाई देता है। उसके बाद कथा वस्तु के बाद हम चरित्र चित्रण और पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वापसी जो कहानी है उसमें गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है, लेकिन ये जो मुख्य चरित्र है उसके साथ साथ अन्य चरित्र भी हैं जो कि मुखर होकर के सामने आते हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी का चरित्र दूसरों की तुलना में ज़्यादा उभर कर आता है और बाकी सभी जो पात्र हैं वो कहानी की आवश्यकता के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र जो है इतना प्रकट नहीं होकर आता है। लेकिन उनसे जुड़े जो भी प्रसंग आते हैं उनसे चरित्र की केंद्रीय विशेषताओं की पहचान हो जाती है। तो अपने सीमित कलेवर के कारण कहानी में बहुत अधिक पात्र तो हो नहीं सकते, लेकिन ये जो लेखिका है उनके
शिल्प संरचना की ये विशेषता कही जा सकती है कि उन्होंने कथा वस्तु का जो गठन है इस तरह किया है कि पात्रों की शारीरिक विशेषताएं अपने आप ही उभर कर आती है। तो सबसे पहले हम गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखेंगे। तो इनको इसका केंद्रीय पात्र या नायक कहा जा सकता है और पूरी जो कहानी है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गजाधर बाबू पर केंद्रित होने के बावजूद इसे चरित्र प्रधान कहानी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहानी का जो मकसद है वो गजाधर बाबू के चरित्र को उभारना नहीं है। उनके माध्यम से परिवार में वृद्ध लोगों की जो स्थिति है या सेवानिवृत्त जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया है उन्होंने। तो गजाधर बाबू वैसे तो घर के मुखिया हैं और परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो उनकी इच्छा और आदेश ही जो है पूरे परिवार के लिए सर्वमान्य होना चाहिए और वह इसका प्रयास भी करते हैं कि घर के सभी सदस्य उनके कहे अनुसार चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनके इस आदेश देने की कोशिश को घर के दूसरे सदस्य दखलंदाजी समझते हैं और अपने अपने ढंग से उसका विरोध भी करते हैं। यही नहीं, उनका घर में मौजूद रहना भी जो बाकी सदस्य है उनको अखरता है और उनको एक उनकी जो डेली रूटीन की जो जीवन है उनका लाइफ है उसमें उनको डिस्टर्बेंस लगता है। तो कहानी यह स्पष्ट नहीं करती है कि पत्नी और बच्चों का बदला हुआ व्यवहार किस वजह से है, अपने परिवार से दूर रहने के कारण या परिवार के बदलते ढांचे के कारण। तो इसका अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि जो गजाधर बाबू है वो कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, उनके संपर्क में जो और भी लोग आते हैं दूसरे लोगों के लिए भी वे उतना ही आत्मीयता का भाव रखते हैं। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जो गणेशी है वो हमारे सामने है, जिसको वे बहुत प्रेम करते हैं और अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में गहरा लगाव है और नौकरी से रिटायर होने के बाद जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की जो इनकी इच्छा है उसके पीछे अपनी पत्नी के प्रति उनका जो स्नेह है वो भी दिखाई देता है। तो पत्नी को लेकर उनकी जो बीते जीवन की मधुर स्मृतियां हैं उनके मन में बसी हुई है और बच्चों के प्रति भी उनके मन में स्नेह का भाव है। उनमें अपने घर परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका बोध हमें इस कहानी के माध्यम से दिखाई देता है। और उनके अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोध है और इसी वजह से वे बच्चों को रोकते टोकते हैं, लेकिन उनकी इस भावना को बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि पिता उन पर शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता पिता और बच्चों में जिस तरह का संवाद होना चाहिए उसका अभाव इस की कहानी की कथा वस्तु में नजर आता है। और उनकी बेटी जो बसंती है उसका उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। और अपनी पत्नी के काम के बोझ को थोड़ा कम करने के मानस से वो ये फरमान जारी कर देते हैं कि सुबह का खाना बहू बनाएगी और शाम का खाना उनकी बेटी। लेकिन उनकी बेटी इसका विरोध करती है कि उसको कॉलेज भी जाना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। लेकिन पिता जो है बेटी को समझाते हुए तर्क देते हैं कि तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं है जो दिन भर काम में लगी रहे। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। तो ये जो संवाद है उनके हैं। लेकिन बात जो है यहीं ख़त्म नहीं होती है। माँ की नज़रों में बसंती का काम से जी चुराने के पीछे एक मुख्य कारण उनकी जो सहेली है शीला, उसके यहाँ चले जाना है, जहाँ उन्हीं के जो दोस्त हैं उसी के हम वो उनका आना जाना लगा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं उनको खटकता है कि लड़की बड़ी है और वो नहीं जाए उनके यहाँ पर। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन एक पिता के लिए यह कहना निश्चय ही चिंता का विषय है। और एक लड़की जब वो अपनी सहेली के घर जाती है तो वो उसको जाने से मना कर देते हैं और उनकी जो लड़की है वो नाराज़ हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। तो बेटी के इस तरह रूठ जाने से उनकी जो माँ है वो भी दुखी होती है और वह इसके पीछे गजाधर बाबू को ही दोषी मानती है। और वो कहती है कि क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया।
तो इस तरह से पूरा जो घटनाक्रम है वो गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की दो कमजोरियों को इंगित करता है। और गजाधर बाबू का जो जीवन है, जीवन संबंधी नज़रिया है, वो परंपरावादी है। उनका मानना है कि स्त्रियों का कर्तव्य घर में रहना और घर के काम में हाथ बंटाना है। पढ़ाई उनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता देना भी उचित नहीं है। तो यही नज़रिया उनकी पत्नी का भी है और इसी कारण वह अपने पति से शिकायत भी करती है कि उसने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने को एडजस्ट कर लिया। जबकि जो पिता है उनमें ऐसा लचीलापन दिखाई नहीं देता है कि जो एक पिता में होना चाहिए। तो गजाधर बाबू के अलावा जिन पात्रों का उल्लेख कहानी में आता है वह सभी गजाधर बाबू के माध्यम से ही प्रकट होकर के आते हैं। उनकी पत्नी, बच्चे और उनका नौकर, तो ये सभी कहानी की परिधि में रहते हैं। और लेकिन केंद्र में तो गजाधर बाबू ही बने रहते हैं। तो गजाधर बाबू की तरह उनकी पत्नी भी जो है वो परंपरावादी है, लेकिन पति से अलग अपने बच्चों के साथ रहने की उनकी जो लंबी आदत है उसने उन्हें अपने पति के लिए कुछ उदासीन उनको बना दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहानीकार की जो सहानुभूति है वो सिर्फ गजाधर बाबू के प्रति ही दिखाई गई है, बाकी पात्रों को समझने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। तो जो अन्य पात्र हैं उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो कहानी में इसी रूप में आती है कि गजाधर बाबू उन्हें किस रूप में देखते हैं। उसके बाद हम परिवेश या देश काल वातावरण की अगर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि ये जो कहानी है उसका जो परिवेश है वो मध्यम वर्ग है। कहानी के प्रसंग मुख्य रूप से दो स्थानों पर घटित होते हैं। कहानी का आरंभ उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर जहां गजाधर बाबू नौकरी करते हैं और एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। तो इस कहानी में भौतिक परिवेश के अलावा कई ऐसी बातें आती हैं जो ये बताती है कि गजाधर बाबू और उनका परिवार औसत दर्जे का परंपरागत मध्यम वर्गीय परिवार है। अचार के मर्तबान, चावल के कनस्तर, घी के डिब्बे, टीन के बक्से, गर्म कपड़े रखने के लिए, बैंत की कुर्सियाँ और इसी तरह का जो घरेलू सामान है जिसका उल्लेख किया गया है वो इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। लेकिन उन्होंने घरेलू कामों के लिए नौकर भी रखा हुआ है। तो आपसी व्यवहार का रूप भी जो है मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के अनुसार ही दिखाया है। गजाधर बाबू अपनी पत्नी और जो बच्चे हैं उनके व्यवहार से दुखी होकर घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं या पिता का अपमान करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो पिता के प्रति नाराजगी भी वो सीधे नहीं बल्कि माँ के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। और इसी तरह एक परंपरागत व्यवहार के अनुसार औरतें घरेलू काम करती हैं और पुरुष जो है बाहर नौकरी करते हैं। तो परिवार इतना आधुनिक भी नहीं हुआ कि बहू अपने ससुर से सीधे बात करे और उनके सामने जबान चलाए, लेकिन परिवार में जो बदलाव हो रहा है उसको इसमें दिखाया गया है। तो ये जो बदलाव है बहुत धीमी गति से हो रहा है, फिर भी उसकी जो चुभन है वो गजाधर बाबू को महसूस होती है और वही चुभन जिसके कारण वह फिर से नौकरी करने के लिए घर छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद तो उषा प्रेमवदा नई कहानी दौर की लेखिका है और उनकी जो वापसी कहानी है इसी दौर की कथा शिल्प में लिखी गई है। तो नई कहानी दौर के जो अधिकांश लेखक लेखिकाएं हैं वो इस तरह इस कहानी का संबंध भी जो है मध्यम वर्गीय यथार्थ से ही प्रकट करते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार में बुजुर्ग लोगों की जो स्थिति है बदलती जा रही है उसी को इस कहानी का विषय बनाया है, जो कि वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। तो गजाधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और पूरा घटनाक्रम उनके ही माध्यम से सामने आता है। कहानी में ऐसी कोई नाटकीय ऐसा प्रसंग नहीं है और न ही पात्रों को अनर्गल प्रस्तुत किया गया है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के घरेलू और वास्तविक प्रसंग की एक एक करके जो है हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया गया है और इस छोटी सी कहानी में कुछ गैर जरूरी रूप जो है वो चित्रित होते हुए नहीं दिखाई देते हैं।
तो सभी प्रसंग जो है कहानी के मुख्य कथानक को स्पष्ट करने के लिए रखे गए हैं। उसके बाद हम शैली देखते हैं, तो इसमें यथार्थवादी शैली भी है। तो कहानी धीरे धीरे विकसित होती है। रेलवे के स्टेशन मास्टर गजाधर बाबू सेवानिवृत्त होकर के अपने घर आ रहे हैं और उनका छोटा सा परिवार शहर में रहता है। ये जो सभी प्रसंग हैं वो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों में आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो कहानी का या कथा वस्तु का पूरा जो ताना बाना है वो सामान्य प्रसंग में ही बुना गया है, लेकिन पूरी कहानी की जो परिणति है वो मध्यम वर्गीय परिवार में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील ढंग से उसको यहाँ प्रकट किया गया है। तो शिल्प की तरह ही इनकी जो भाषा है वो भी यथार्थवादी है। छोटे छोटे वाक्यों में लेखिका ने अपनी बात कही है और शब्दों का बहुत ही सावधानी से उपयोग किया है। जैसे गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान उस पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी, ये डिब्बा कैसा है गणेशी, उन्होंने पूछा। और गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व और दुख और लज्जा से बोला कि घरवाली ने 7 बेसन के लड्डू रख दिए हैं। तो इस तरह के कई जो शब्द हैं वो इसमें आए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संवाद है, जो लेखिका ने जिस पर खास जोर दिया है, वो सभी संवाद वास्तविक हैं, यथार्थपरक हैं और अपने कथ्य के अनुसार शैली और भाषा जो है वो उन्होंने रची है। तो अब निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि हमने इस कहानी का जो अध्ययन किया उसमें कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, परिवेश, भाषा, शैली, उद्देश्य और इसका मूल्यांकन हमारे अध्ययन के क्रम में है। तो इसको पढ़कर के हम ये बता सकते हैं कि कथा वस्तु क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। और वापसी कहानी जो है आधुनिक परिवारों में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके प्रति बच्चों के जो बदलते रवैया है उसका मार्मिक चित्रण करती है। और कहानी में मध्यम वर्ग के परिवार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाषा कहानी के अनुरूप संवेदनात्मक और सहज है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने वापसी कहानी जो कि उषा प्रियमवदा की है उसका विश्लेषण किया और कहानी की तात्विक समीक्षा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।